मूवी शुरू होती है माइकल नाम के एक तगड़े सोल्जर को दिखाने से, जो अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान चल रही जंग के अंदर ड्यूटी कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो लगातार एक आदमी को गालियां ही बके जा रहा था। दूसरा आदमी, जिसका नाम है केविन, वो भी माइकल की ओर गुस्से से बढ़ता है और पास आते ही वो दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे। जल्दी हमें पता चला कि वो दोनों आपस में भाई हैं। माइकल बड़ा भाई जबकि केविन उसका छोटा भाई है। उन दोनों की बातचीत के दौरान ही अफगानिस्तान की आर्मी उन पर हमला कर देती है और कुछ ही पलों में वहाँ पर मौजूद हर एक चीज चकनाचूर हो गई। हमले के अंदर माइकल को भी चोट आती है, मगर उसे अपनी जान से ज्यादा अपने छोटे भाई केविन की जान की परवाह थी। माइकल ने अपने आप को संभाला और जैसे ही अपने छोटे भाई केविन की ओर देखा तो एक मिसाइल उनकी कार के करीब आकर टकराता है, जिससे केविन की बहुत बुरी हालत हो जाती है। अगले ही पल एक मिसाइल माइकल की ओर भी आया और उसने माइकल के घुटने को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया, मगर माइकल बहुत ज्यादा मजबूत था, इसीलिए वो तुरंत ही उठकर यहाँ वहाँ केविन को ढूंढने लगता है। चारों तरफ मरे हुए सोल्जर्स तो थे, लेकिन कुछ सोल्जर्स जिनकी बॉडी आधी आधी कटी हुई है वो बेचारे अभी भी नहीं मरे। पर इसी के साथ सीन कट हो गया। हम देखते हैं 8 महीने बाद का सीन, जहाँ पर माइकल अभी भी अपने भाई के सदमे से उभर नहीं पाया। दरअसल आज वो बाकी सभी सोल्जर्स के साथ कमांडो बनने का टेस्ट देने जा रहा होता है। हालांकि माइकल के घुटने की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी माइकल ये सब कुछ करने को तैयार था, क्योंकि उसके छोटे भाई केविन का सपना है कि वो दोनों एक दिन कमांडो बने। लेकिन हमले के अंदर केविन तो नहीं रहा, इसीलिए अब माइकल अपने छोटे भाई का सपना पूरा करने के लिए कमांडो बनने के लिए आ गया। आहिस्ता आहिस्ता करके सभी लोग ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर उनकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो गई। माइकल सभी पड़ाव को बहुत आसानी से पार कर लेता। वो किसी आम सोल्जर से काफी ज्यादा मजबूत था। सभी सोल्जर्स को हर एक सिचुएशन के अंदर सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ उनमें से फेल हो जाते तो कुछ पास हो जाते, ज्यादातर फेल ही हुआ करते। और देखते ही देखते सिर्फ 13 दिनों के अंदर ही 150 सोल्जर्स में से सिर्फ 70 सोल्जर्स ही बचते हैं। इसी तरह करते करते पूरे 50 दिनों की ट्रेनिंग के बाद बहुत थोड़े ही सोल्जर्स बचे। ट्रेनिंग के दौरान माइकल की नजर शॉन नाम के एक लड़के पर जाती है। शॉन ने उसे पूछा, यार तुम किस तरह के आदमी हो? ना तो तुम थकते हो और ना तो तुम हंसी मजाक करते हो। आखिर हम भी इंसान हैं, लेकिन तुम तो किसी मशीन से कम नहीं हो। माइकल ने शॉन की बात का बुरा नहीं मनाया और उसे बिना जवाब दिए ही वहाँ से उठ गया। इसी तरह करते करते कुछ दिन और बीत गए और 3 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब उन्हें 1 हफ्ता और ट्रेनिंग करनी थी। एक दिन जब माइकल स्विमिंग पूल के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे अपने भाई केविन का विजन आया और माइकल पानी के अंदर ही बेहोश हो गया। सोल्जर्स तुरंत ही उसे बाहर लाते हैं और उसे सीपीआर देकर किसी तरह रिवाइव करते हैं। माइकल की जान तो बच गई थी, लेकिन ये सब कुछ जनरल और कर्नल भी देख लेते हैं, जिसके चलते उन्होंने माइकल को अपने ऑफिस में बुलाया और जनरल कहने लगे, देखो माइकल, हमें लगता है कि तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। तुम्हें अपने भाई की मौत का बहुत ज्यादा पछतावा है, इसलिए तुम कोई भी गलत फैसला उठा सकते। हमारा मशवरा यही है कि तुम कमांडो मत बनो। तुम अपने साथ साथ अपने यूनिट को भी खतरे में डाल सकते हो। जो इंसान कमांडो होता है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट होता है, लेकिन तुम मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं हो। लेकिन माइकल उन दोनों की बात पर राजी नहीं होता। माइकल ने कहा, मुझे आखिरी मौका दीजिए, अगली बार जब मैं ऐसी गलती करूं तो मुझे चुपचाप लात मार के यहाँ से निकाल दीजिएगा। और राह चाहते हुए भी जनरल उसे आखिरी मौका दे देते हैं। अब इसी तरह करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है। ट्रेनिंग के दिन खत्म हो चुके थे और 150 सोल्जर्स में से सिर्फ 15 सोल्जर ही बचते हैं। इन 15 सोल्जर्स को अब ऑफिशियली कमांडोज का टैग दे दिया जाता है, लेकिन पूरी तरह कमांडो बनने से पहले उन्हें एक आखिरी मिशन पूरा करना ही होगा। जनरल ने उन्हें मिशन के बारे में सब कुछ समझा दिया और आखिर पे बोला, तुम सबके लीडर का नाम है माइकल, ये तुम सबको लीड करेगा और अगर मिशन फेल हुआ तो तुम लोग तो कमांडो बन ही जाओगे, लेकिन हम माइकल को जहाँ से ये आया है वहाँ वापस भेज देंगे। इसके तुरंत बाद वो सभी रेडी होते हैं और हेलीकॉप्टर्स में बैठकर लोकेशन पर पहुंच गए। नीचे उतरते ही वो माइकल की निगरानी में माइकल का सब कहा मानते हैं और जैसा जैसा माइकल बोल रहा था वैसा वैसा ही करते चले जाते। कुछ देर आगे चलने के बाद जहाँ पर उन्हें जनरल की बताई हुई जगह पर कुछ सप्लाईज यानी खाने का सामान मिलने वाला था वो वहाँ पर नहीं होता और अब मिशन पर आए हुए उन्हें रात भी हो चुकी थी। सभी लोग माइकल को बोलते हैं, हमें अब आगे क्या करना चाहिए? माइकल ने कहा, हो सकता है ये हमारा टेस्ट हो कि हम भूखे पेट कितनी देर तक मिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए चुपचाप मिशन पर फोकस करो। आप सभी लोग कुछ देर आराम कर लो, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे वो सभी लोग आराम करने के लिए पेड़ों का सहारा लेकर नीचे बैठते हैं तो उनके ऊपर से काफी तेज तरीन जेट गुजरते हैं, जिसे देखकर वो पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन फिलहाल माइकल उनको रेस्ट करने का बोलकर खुद भी एक जगह पर बैठ जाता है। इसी तरह वो रात बीत गई। सुबह होते ही वो 15 के 15 कमांडो जरा आगे चले जाते हैं और कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें अजीब तरह का एक रोबोट या कह लो कि स्पेसशिप या कुछ भी ऐसी मशीनरी टाइप सी दिखाई दी जो उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। उन्हें नहीं पता था कि कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। उन्हें तो बस यही लग रहा होता है कि ये सब कुछ जनरल के कहने पर हो रहा है ताकि वो हमारी मेंटल हेल्थ को देख पाए और ये जान पाए कि हम कमांडोज
हीरोज बनने के लायक भी है या नहीं। इसलिए वो सभी सोल्जर्स आहिस्ता आहिस्ता करके उस मशीन को घेरने लगते हैं। मशीन के पास जाने के बाद जब वो मशीन जरा सी भी हलचल नहीं करती तो उनमें से कुछ सोल्जर्स ने मशीन के पास एक बहुत बड़ा बॉम्ब लगा दिया, क्योंकि ये सब कुछ उन्हें ट्रेनिंग के अंदर सिखाया गया था। फिर माइकल के कहने पर उन्होंने बॉम्ब का बटन दबाया और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। लेकिन ब्लास्ट होने के बाद भी उस मशीन को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए कुछ सोल्जर्स उस मशीन के पास जाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वो मशीन एक्टिव हो गई। उसमें से रेड कलर की रोशनी बाहर आने लगी और वो मशीन उन सब के सामने फौरन ही खड़ी हो जाती है। वो 15 के 15 सोल्जर्स ये नजारा देख रहे थे। उस मशीन ने अपने चारों तरफ स्कैनिंग करना शुरू कर दी और फिर पलक झपकते ही सभी सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो बेचारे कमांडोज चींटियों की तरह मारे जाने लगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं लग रही होती आखिर ये इतनी बड़ी मशीन हाथ धोकर उन्हीं के पीछे क्यों पड़ी है। देखते ही देखते उनके 6 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और सभी माइकल के कहने पर उस मशीन से दूर भागने लगे। लेकिन भागते भागते आगे एक खाई आ जाती है, जिस वजह से माइकल ने उन्हें रुकने का कह दिया। लेकिन तभी पीछे से एक बॉम्ब का गोला उनके पास आता है और तुरंत ही वहाँ पर फट गया, जिसके चलते वो सभी लोग बड़ी तेजी से खाई के अंदर गिरने लगे। वो बेचारे लुढ़कते लुढ़कते जैसे ही नीचे पहुंचे तो उनमें से 2 और लोग मारे जाते हैं। माइकल ने देखा कि नीचे गिरते वक्त उसकी एक उंगली भी टूट गई है। माइकल को बहुत ज्यादा दर्द तो हो रहा था, लेकिन अभी उसे अपने सोल्जर्स यानी अपनी टीम की सबसे बड़ी हिम्मत बनना होगा। इसलिए माइकल अपनी उंगली को फिर से सीधा करता है और सभी सोल्जर्स को शांत रहने का बोलता है। तभी उनमें से एक कमांडो जो नीचे गिरते वक्त एक नुकीली लकड़ी के अंदर घुस गया था, वो दर्द से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। पर यह चीज माइकल को भी अच्छी तरह पता थी, इसलिए माइकल ने एक दूसरे सोल्जर की मदद से उसे ऊपर उठाया, जिससे लकड़ी उसके सीने से बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिरते वक्त शॉन का पांव बुरी तरह टूट गया था, इसलिए वो चलने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं होता। माइकल ने उसे भी सहारा दिया और अपनी टीम को बोला, आप सब लोग यही रुको, मैं उन लोगों को देख के आता हूँ जो पीछे ही रह गए थे, हो सकता है उनमें से कोई जिंदा बाकी हो। फिर माइकल ने वक्त जाया किए बिना ही पहाड़ी के ऊपर चढ़कर उन सबको देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे वहाँ पर लाशों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। माइकल सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था और तभी उसकी नजर उस मशीन पर पड़ती है, जिसने माइकल के सामने ही उसके एक सोल्जर साथी को जान से मार डाला। वो मशीन स्कैन करती और उसे अपने रास्ते में अगर कोई जिंदा जानदार चीज दिखाई देती तो उस पर मिसाइल चलाकर जान से मार डालती। यहाँ हम देखते हैं उसी सोल्जर को जिसकी छाती में लकड़ी घुस गई थी। खून बहने की वजह से वो बेचारा मारा जाता है और सभी सोल्जर्स उसकी मौत पर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इतने में ही माइकल नीचे आया और उन सबको बोलता है, हमें और नीचे जाना होगा, वो मशीन हमारी ओर ही आ रही है। बस इतना ही था कि सभी सोल्जर्स एक रस्सी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जाने लगते हैं। लेकिन शॉन, जिसका पाँव टूट चुका है, वो सबसे आखिर पर नीचे आता है। लेकिन उसके पीछे भी एक सोल्जर था जो उसे आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे उतार रहा था। लेकिन तभी माइकल की नजर उसके कंपास पर पड़ती है, जो अजीब तरह से घूमने लगा। ये चीज माइकल को बहुत ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि पीछे ही वो मशीन आ जाती है और ऊपर मौजूद आखिरी सोल्जर को जान से मार डालती है। अब ऊपर रस्सी टूटने की वजह से बेचारा शॉन काफी ऊंचाई से नीचे आ गिरा और अब उसे पहले से भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। सभी लोग उस मशीन से डर के मारे घाटी के नीचे छुपे हुए थे। वो मशीन आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पर भी स्कैनिंग करना शुरू कर देती है। उन सब लोगों को लगा कि शायद वो मशीन की चपेट में नहीं आएंगे, लेकिन उनसे एक बहुत ही भारी गलती हो जाती है। मशीन के स्कैनर के अंदर शॉन का पाँव आ जाता है और फिर पलक झपकते ही वो मशीन उन पर मिसाइल फायर करने लगी। 2 सोल्जर्स ने शॉन को अपने साथ उठाया और मशीन से बचकर वहाँ से भागने लगे, लेकिन खुशकिस्मती से वो मशीन से बहुत दूर आ जाते हैं और चलते चलते वो एक घाटी पर पहुंच गए। जब वो अपने सफर को जारी रख रहे थे कि तभी शॉन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। शॉन ने कहा, जल्दी से मेरी टांग का कुछ करो, वरना मैं और ज्यादा आगे नहीं चल पाऊंगा। इसलिए ना चाहते हुए भी माइकल उसकी टूटी हुई टांग को अंदर जोड़ने की कोशिश करता है। माइकल ने खुशकिस्मती से शॉन की टूटी हुई टांग की हड्डी को अंदर तो लगा दिया, लेकिन इतना ज्यादा दर्द होने की वजह से शॉन बेहोश हो जाता है। और तभी उनमें से एलिस नाम का एक सोल्जर अपने जनरल और बाकी सभी सोल्जर्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। वो कहता है, इन घोंचुओं ने हमें असली गोलियां तक नहीं दी और तो एक ऐसी चीज यानी ऐसी मशीन जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी, वो हमारे शिकार को निकली है। मुझे तो लगता है ये सब कुछ जनरल की ही चाल थी। उन्हें पहले से पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए हम तो सिर्फ और सिर्फ चाह रहे हैं। लेकिन माइकल उसे चुप रहकर आर्मी की बेस की ओर जाने का कहने लगता है। उन्होंने शॉन को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता करके एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। बेस पर जाने के लिए उन्हें ये नदी क्रॉस करनी ही होगी, इसलिए वो सब लोग ना चाहते हुए भी नदी पार करने के बारे में सोचने लगते हैं। माइकल ने कहा, मैं नदी के अंदर छलांग लगाऊंगा और तैरते हुए दूसरे ओर चला जाऊंगा, वहाँ पर रस्सी बांधूंगा और तुम लोग रस्सी से सीधा नदी क्रॉस कर लेना। और याद रहे, ये जो कंपास है इसे टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना। अगर ये अजीब तरह से हिलने लगे तो समझना वो मशीन तुम्हारे आस पास ही है। बस इतना ही था कि माइकल ने
ठंडे पानी वाली नदी में छलांग लगा दी और आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी मुश्किलों के साथ नदी के दूसरे ओर पहुंच जाता है। उसने वहां जाते ही रस्सी को बांध दिया, जिसके चलते एक एक करके सभी सोल्जर्स नदी को पार करने लगे। अभी भी उनमें से 2 सोल्जर्स पीछे ही मौजूद थे। यहाँ एलिस, शॉन दोनों एक साथ नदी पार करने लगते हैं, मगर रस्सी के बीच एक गांठ लगे होने की वजह से शॉन आगे नहीं जा पा रहा था। इसलिए एलिस काफी ज्यादा हड़बड़ी में आ जाता है, जिसके चलते शॉन की रस्सी उसकी काट से टूटकर शॉन नीचे गिरने लगता है। ये देखकर माइकल भी रस्सी पर चढ़कर पीछे आने लगा, मगर उन सब की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि कंपास अब अजीब तरह से हरकत करने लगता है और देखते ही देखते पीछे से वो मशीन भी आ गई, जिसने उन सब में से एक सोल्जर को तो वही मौके पर ही मार डाला। बाकी के बचे 5 सोल्जर्स नदी के अंदर गिर जाते हैं, मगर मशीन नदी के अंदर भी आ गई और उन पर लगातार हमला करने लगती है। एलिस और उसके साथी माइकल से काफी ज्यादा दूर थे, इसलिए माइकल मशीन के वार से बचता बचाता हुआ अपने आप को संभाल कर मशीन से बहुत ज्यादा दूर आ जाता है। फिर वो सभी एक बहुत बड़े और ऊंचे झरने से नीचे गिर जाते हैं और नीचे उतरते ही वो एक मर्तबा फिर से इकट्ठा हो गए। उन्होंने शॉन को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बेस पर पहुंच जाते हैं। बेस पर जाकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल असलियत में ही हो रहा था। अमेरिकन आर्मी की ये जो बेस है वो तहस नहस हो चुकी है। और तो और कुछ ही देर बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल भी मिल जाते हैं। कर्नल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एलिस कर्नल को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि कर्नल एलिस के अपने ही पिता थे। माइकल ने कहा चलो जल्दी से उठो, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी एलिस माइकल पर गुस्सा हो जाता है। एलिस ने कहा हम लोग इंसान हैं, तुम्हारी तरह मशीन नहीं, हमें ये सब कुछ हजम करने के लिए टाइम लगता है। पता नहीं तुम कितने बड़े साइको हो, और तुमसे बड़े साइको तो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने तुम्हें हमारा कैप्टन बनाया। ये सुनते ही माइकल को गुस्सा आ जाता है और उसने बोला मैं ना तो कोई फिल्म का हीरो हूँ और ना ही एक अच्छा लीडर, मैं बस तुम सभी घटिया लोगों को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी सफाइयाँ नहीं दूंगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। तभी माइकल ने कहा चलो मेरी मदद करो, हमें उस गाड़ी को नीचे उतारना है और यहाँ से निकलना होगा। वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी को पीछे करते हैं और उसे स्टार्ट करके यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी दूर से उन्हें मशीन के आने की आहट महसूस होने लगी। सब लोग गाड़ी के अंदर तो आ गए, मगर तभी नीना ने देखा कि गाड़ी का कंपास अजीब तरह से मुड़ने लगा, यानी वो मशीन उनसे ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने शॉन को अंदर डाला और सभी गाड़ी के अंदर आ गए। लेकिन तभी एलिस माइकल के लाख मना करने के बावजूद भी थोड़ी दूर मौजूद गोलियों को लेने जाता है। वो जैसे गोलियों के बक्से उठाकर पीछे भागता है कि तभी वहाँ पर मशीन आ गई और उस बेचारे को जान से मार डालती है। नीना ने तुरंत ही गाड़ी को बैक किया और वहाँ से पूरी स्पीड में पीछे जाने लगी। एक सोल्जर ने ऊपर मशीन गन के अंदर गोलियों को लोड किया, लेकिन उस मशीन पर सैकड़ों गोलियां मारने के बाद भी मशीन पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये थी कि जिस गाड़ी में माइकल और उसकी टीम है वो गाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत है। वो मशीन के चलाए हुए मिसाइल्स को बड़ी आसानी से झेल लेती है। और तो और उन सब ने देखा कि वो मशीन अब पता नहीं क्यों एक जगह पर रुक चुकी है, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन मशीन ने अगले ही पल अपने में से बॉम्ब के गोले निकाले और उनकी कार की ओर फेंक दिया, जिसके धमाकों की वजह से उनकी गाड़ी खाई की ओर नीचे जाने लगती है। नीचे गिरते गिरते वो एक सूखी नदी में पहुंच गए और अब खतरा जरा सा टल जाता है। लेकिन उन सब की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी थी, क्योंकि वो मशीन ठीक खाई के ऊपर ही खड़ी होती है और पलक झपकते ही वो मशीन उनके सामने आकर खड़ी हो गई। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, इसीलिए वो मशीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। माइकल ने गाड़ी के अंदर जो भी हथियार था उसे अपने सोल्जर्स को पकड़ाया और उस मशीन पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन वो मशीन किसी फौलाद से कम नहीं थी। वो मशीन उनकी कार पर चारों तरफ से बहुत ज्यादा हमले करती है, जिससे अंदर मौजूद सोल्जर बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और फिर अगले ही पल माइकल की गाड़ी तबाह हो गई। कुछ देर बाद माइकल को होश आया और उसने अपनी गाड़ी के पास जाकर बचे हुए सोल्जर्स को देखना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से माइकल के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं बचता। कुछ दूर जाने के बाद माइकल को वो मशीन भी नजर आ जाती है, जो पता नहीं आसमान की ओर एक ब्लू कलर का सिग्नल भेज रही थी। माइकल उसे देखकर छुप जाता है, लेकिन अभी थोड़ी ही दूर उसे शॉन की बॉडी दिखाई दी। माइकल शॉन के पास आया और खुशकिस्मती से शॉन अभी भी जिंदा था। मगर माइकल की किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जिस गाड़ी के अंदर माइकल के सभी सोल्जर्स थे वहाँ पर मौजूद गोलियां आग लगने की वजह से अपने आप ही फटने लगती है और मशीन की सारी अटेंशन उन गोलियों की तरफ आ गई और आहिस्ता आहिस्ता करके वो मशीन कार की तरफ आने लगती है। इसलिए माइकल ने तुरंत ही शॉन को पकड़ा और घसीटता हुआ जंगलों के बीचों बीच ले गया, ताकि वो मशीन से छुप सके। लेकिन अब माइकल बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो शॉन को ज्यादा दूर तक ले जा नहीं पाया। अपनी किस्मत पर माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए माइकल रोते हुए शॉन के साथ ही लेट जाता है। अगले ही पल शॉन को भी होश आ गया और उसने माइकल को हिम्मत ना हारने का बोला। उसने कहा तुम मुझे यहीं पर छुपा दो, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं बच जाऊंगा, अगर ना हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे 13 साथी भी तो मारे गए, मैं मारा
जाऊंगा तो इसमें क्या बड़ी बात है। माइकल अब उसे छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन शॉन ने बताया यहाँ पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होंगी और तुम्हें सब मशीनें चलानी आती है, इसलिए वहाँ पर जाओ और उस मशीन का बड़ी बड़ी मशीनों के साथ ही सामना करना। माइकल जैसे ही कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी मशीन दिखाई दी। माइकल ने जानबूझकर उस एलियन मशीन को कंस्ट्रक्शन साइट पर आने का कहा और वो मशीन तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाती है। माइकल अपने प्लान के साथ बिल्कुल रेडी था। जैसे वो मशीन ऊपर पहाड़ पर पहुंची तो माइकल ने कुछ डायनामाइट्स लगा रखे थे, जिससे वो पहाड़ टूट जाता है और मशीन धड़ाम से नीचे आ गिरी। फिर माइकल ने चारों तरफ से लाइट्स ऑन कर दी और एक बुलडोजर की मदद से उस मशीन पर अटैक करने लगा। माइकल ने अपने बुलडोजर की सारी ताकत लगा दी, लेकिन वो मशीन बहुत ज्यादा मजबूत थी। मशीन भी आहिस्ता आहिस्ता करके माइकल के बुलडोजर को पीछे धक्का दे रही होती है, लेकिन माइकल ने अभी तक हार नहीं मानी थी। कुछ देर लड़ने के बाद माइकल को समझ में आया कि इस मशीन को हराया नहीं जा सकता, लेकिन तभी माइकल की नजर उस जगह पर पड़ी जहाँ पर मशीन अपने इंजन को सांस दिलवा रही थी, यानी वहाँ से हवा अंदर जाती थी। इसलिए माइकल ने उसे धक्का देकर पहाड़ के साथ लगाया और ऊपर से काफी बड़े बड़े पत्थर मशीन की हवा लेने वाली जगह में गिराने शुरू कर दिए। अब चूंकि हवा बाहर नहीं निकल रही होती, इसलिए वो मशीन बहुत ज्यादा ओवरहीट हो जाती है और फिर देखते ही देखते वो मशीन ब्लास्ट हो गई। माइकल वक्त रहते बुलडोजर से बाहर निकल गया था, लेकिन उसे तभी जंगल में मौजूद शॉन की याद आई और फिर वो शॉन को लेकर सुबह होते ही आर्मी की मेन बेस पर जाने लगता है। उसने शॉन को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता करके आर्मी की बेस पर ले आता है। बेस पर जाते ही माइकल ने देखा कि सभी तरह तरह की मशीनों को हेलीकॉप्टर के जरिए बेस पर लेके आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद माइकल को वहाँ पर जनरल मिले। जनरल ने बोला, जब तुम लोग मिशन पर निकले थे ना, ये मशीनें तब ही हमारे स्क्रैप पर आ गई। इन्होंने सिर्फ 14 घंटों के अंदर ही 95% आबादी को खत्म कर दिया था। ये पूरी दुनिया के अंदर इंसानों को चुन चुन कर मार रही है और ये पक्का किसी एलियन का ही हमला है। लेकिन तभी माइकल अपने जनरल को बताता है, मुझे पता है कि इन्हें किस तरह मारा जाए। ये अपने सर के ऊपर एक वेंटिलेशन डक्ट से सांस लेती है, तो अगर वो डक्ट को ब्लॉक कर दिया जाए तो ये ओवर हीटिंग के जरिए ही मारी जाएंगी। बस इतना ही था कि सभी जनरल के ऑर्डर पर ऐसा करने का ही सोचते हैं और फिर माइकल एक लीडर की तरह सभी कमांडोज को ट्रेनिंग देता है और उनको एक तगड़ी स्पीच देकर मशीनों से लड़ने के लिए बाहर ले गया। और अब उनके पास मशीनों की एक कमजोरी भी थी। और इसी के साथ ये धांसू फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।